नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिकल की अपन क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कल की क्लास में अपन ने पॉलिटिकल के अंदर ही राजस्थान अपने भारत की पॉलिटी शुरू की है। अब इसमें पॉलिटी में ऐसा है साथियों, स्कूल लेक्चरर, आपके वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, सभी में ये काम की क्लास है। और कल जो है अपन ने संवैधानिक विकास वैसे पढ़ा था, लेकिन संवैधानिक विकास के अंदर अपन ने विभिन्न अधिनियम नहीं पढ़े थे। तो अपन ने कल की क्लास में काफी सारा सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जो अधिनियमों वाली बात है, यानी कि कभी भी आपको अधिनियम पढ़ने होंगे तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होगी। जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा है कि इसके बाद में दूसरी क्लास देखने का आपको काम नहीं पड़ेगा। संवैधानिक विकास की बात करें साथियों, संविधान यानी कि नियमों की एक पुस्तक है, ठीक है। तो कुछ भी जो भी अपन को कहीं पे कोई चीजें व्यवस्थित करनी है तो एक विधि होनी चाहिए, एक नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए। उनकी जो पुस्तक है वो संविधान है, ठीक है। एक 2 मिनट आपको थोड़ा सा, कई बच्चे कहते भी हैं कि सर आप रिमोट हाथ में लेके ऊपर क्या करते हो। मेरा एसी है ना, बड़ा नटखट है, वो अपनी पंखुड़ियां ऊपर कर लेता है थोड़े थोड़े समय में, तो इसको सेट करना मैं भूल गया था। इसको करना जरूरी है, नहीं तो सिस्टम हीट करेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो संविधान क्या है? नियमों की एक पुस्तक है। अब इसमें जो है साथियों, इसका क्रमिक विकास अपन पढ़ेंगे। सेकंड ग्रेड के अंदर आपके जो स्पेशली संवैधानिक विकास दे रखा है, उसमें आपको 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम मुख्य तौर पे पढ़ना है, लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता साथियों। जब तक अपन इसका क्रमिक विकास नहीं देख लेते तब तक उसका मतलब नहीं रह जाता है। तो अपन इस क्लास के अंदर क्रमिक विकास पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगाकर 1935 के सरकारी अधिनियम तक अपन चलने वाले हैं, ठीक है साथियों। क्लास शुरू करते हैं। आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास वैसे ही बहुत मजेदार होने वाली है। संविधान, ठीक है। संविधान की मतलब क्रमिक विकास के अंदर बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे कानून बने। अब ऐसा है कि ब्रिटिश, ठीक है, यानी यूरोपियन, समझना इस बात को, यूरोपियन जो है यानी ब्रिटिश जो ताज था या ब्रिटिश सरकार थी, उसका डायरेक्ट यहाँ पे अपने यहाँ पे शासन नहीं हुआ। सबसे पहले एक व्यापारिक कंपनी आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। मैडम एलिजाबेथ, जो रानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक 1600 का एक राजलेख था, उसके माध्यम से एक कंपनी को स्वीकृति दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 के अंदर, दिसंबर 1600 में, कि आप जाइए और पूर्वी देशों में, ठीक है, ऐसे नहीं कहा था कि भारत में जाके आप शासन करें, ये कहा था कि पूर्वी देशों में, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है, ठीक है ना। तो पूर्वी देशों में आप शासन मतलब व्यापार करें, और व्यापार की परमिशन लेकर वो आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उस समय बहुत भागीदार थे। वो कहते हैं मारवाड़ी में क्या कि हो बिंगे और तेरे भागीदार, वाली बात है कि बहुत सारे भागीदार थे, बहुत सारे, उनकी शेयरिंग भी थी, कुछ 30,000 और कोई पौंड की उनकी संपत्ति थी, पूंजी थी, कैपिटल थी। तो वो सब ये बातें आप लोगों के अभी इस कंपटीशन एग्जाम में काम में आने की नहीं है। यदि आप RSIS करते हो तो ये कैपिटल वगैरह ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि कितने शेयर किसके कितने थे, किसके नहीं थे, कितने सदस्य थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित। आप लोगों के लिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में गठित हुई थी और 1600 में यहाँ पे आती है। तो उसके बाद में धीरे धीरे तो इन ईस्ट इंडिया कंपनी को भी संचालित करने के लिए पीछे से जिसने भेजी है ना, वो पीछे से उनको हैंडल करना चाहते थे। तो वो उनको हैंडल करने के लिए समय समय पे कई सारे नियम बनाकर भेजते थे। वही नियम जो है आपके अधिनियम, चार्टर आदि नामों से जाने गए, ठीक है ना। तो इन चीजों को अपन को पढ़नी है, ये थी भूमिका। अब शुरू करते हैं जो आपके काम की चीज है, ठीक। ज्यादा समय आपका जाया नहीं करूंगा, लेकिन क्लास का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए साथियों, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको दो भागों में अपन बांट कर देख सकते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो यहाँ पे किए गए और उनके द्वारा जो प्रयास किए गए, उनके समय जो जो नियम लागू हुए, वो एक आ जाता है अपना ब्रिटिश ताज के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश शासन जब से लागू हुआ ये 1858 के बाद, तो उनके बाद कौन कौन से नियम लागू हुए, वो दो भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो संवैधानिक विकास जो है ये दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है, ये रहेगा 1773 से 1853 तक। और इसके बाद में यानी कि 1858 से 1947 तक जो है वो फिर आपके किसके, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो नियम चले हैं वो है। बात समझ में आ रही ना। अब जैसे 1857 की क्रांति हुई ना, उसके बाद में जो है एक घोषणा की गई, इलाहाबाद घोषणा के नाम से जानी गई, ठीक है ना। तो इलाहाबाद घोषणा में ये निश्चित किया गया कि ऐसी 1857 की क्रांति जैसी घटनाएं वापस नहीं हो कभी,
इसलिए उसके अंदर बहुत सारी घोषणाएं की गई। तो उसके बाद में मतलब शासन सीधा का सीधा ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंतर्गत ले लिया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तेरे बस की बात है, कौन तू सब माहौल खराब कर दियो, अब तू रहने दे, ठीक है, मैं हटू, हैंडल करना जो भी है देख ला, ठीक है। तो ये फिर ब्रिटिश ताज ने अपने अंतर्गत ले लिया, और ये पहले वाला जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से है रेगुलेटिंग एक्ट, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा आपको कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको स्पेशल कड़ी नजर रखनी है। रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्चुअली चार्टर जो शब्द होता है ना साथियों, इसका अर्थ होता है, चार्टर का अर्थ होता है राजलेख। क्या अर्थ होता है? राजलेख, सीधी राजा की आज्ञा जो आती है वो। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। 1853 वाला जो है अंतिम चार्टर था, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा अभी कि अधिनियम किसे कहते हैं, अधिनियम से पहले क्या चीज कहलाती थी, वो सारी चीज बताएंगे, ठीक है। तो ये आ गए। इसके बाद में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसके बीच में एक आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो मेरे से रह गया है यहाँ। तो ये ध्यान रखना, इसके बीच में 1909 और 1935 के बीच में एक 1919 भी आप नोट कर लेना, ठीक है, मेरे से मिस हो गया यहाँ। तो अगस्त प्रस्ताव 1940, ये सारी चीजें अपन ने कल पढ़ ली। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बैटन योजना 1947। ये जो नीचे वाली जो है ये कल की क्लास में अपन ने इनको पढ़ लिया है, क्योंकि ये जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई रहती है ये चीजें, तो ये उसमें पढ़ लिया है। अब इसमें से देखो साथियों इंपॉर्टेंट कौन कौन से, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके आ जाता है इनमें से ये 1833 वाला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1833 वाला चार्टर, ठीक है। 1858 वाले के अंदर तो बस वायसराय वगैरह वो हो जाएंगे, भारत सचिव की नियुक्ति वगैरह वो आएगी, ठीक है। इनमें से फिर आपके इंपॉर्टेंट आ जाता है 1909, 1919 और 1935, यानी कि ये तीन और यहां से ये तीन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको वेटेज देना जरूरी है, और जो प्रश्न जहां से बनते हैं वो यही एक्ट है सारे के सारे। तो इनको अपन व्यवस्थित रूप से इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। किया जाए धमाका। चलिए अब आपको आएगा मजा, ठीक है। अब इसमें साथियों इन क्लासेस में वही चीज है जो आप चाहे 10 बुक खंगाल लो, चाहे कितनी ऑथेंटिक, सब कुछ ये ऑथेंटिक आज की इस क्लास में बिल्कुल ऑथेंटिक ठोक बजा कर दी हुई चीजें, तो कितनी किताबें खंगाल लेना, लेकिन ये जो सार गर्भित है, ये मक्खन है साथियों, इसको खाने के लिए तैयार रहो अब, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शक्तिमान जी आप यहां आइए। चलिए सबसे पहले साथियों अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस समय प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री कौन से? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है ना। प्रधानमंत्री यहां कौन से है? ब्रिटिश पीएम जो थे लॉर्ड नार्थ थे, ठीक है ना। समिति गुप्त समिति, गुप्त यानी सीक्रेट, सीक्रेट कमेटी कहा गया इसे, ठीक है ना, सीक्रेट कमेटी, ठीक है। गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले ऐसे याद रखना कि गुप्त मंत्रणा हुई तब जाके संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। गुप्त मंत्रणा के बाद में हुई, यानी कि गुप्त समिति, ठीक है। और गुप्त मंत्रणा किसके उससे की गई? नाथ, लॉर्ड नाथ, ठीक है ना। चलिए अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे देखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यविधि, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था यहाँ। अब डायरेक्टर्स मतलब क्या होता है? डायरेक्टर्स को यदि ये कहा जाए कि निदेशक, ठीक है ना, डायरेक्टर मतलब क्या होता है? निदेशक। तो निदेशक मंडल बनाया गया यहाँ पे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो निदेशक मंडल था, लेकिन उसमें क्या किया गया साथियों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि जो थी उसे 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष किया गया। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्या है? पहले 1 वर्ष थी। रेगुलेटिंग एक्ट का सन कौन सा है? 1773। ये तो याद रखोगे ना आप, 1773 तो याद रखोगे ना, यानी कि 73 यानी कि 73, ठीक है। 1 वर्ष पहले इसकी अवधि थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। 1 वर्ष तो पहले अवधि थी, और 73 का अपन को ये लेना है 3 + 3, तो फिर इसकी अवधि कितनी की गई साथियों? 4 वर्ष की गई। 1 के स्थान पर 4 वर्ष की गई, ठीक है। आयो आनंद। चलिए बंगाल के गवर्नर को
तीनों प्रेसिडेंसियों, ठीक है। पहले क्या था, तीनों प्रेसिडेंसी से मतलब समझना, मुंबई, मद्रास और बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल के ऊपर ही मतलब वहीं पे अपनी कार्य को करता था, वहां पे नियंत्रण करता था। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया साथियों कि तीनों प्रेसिडेंसियों, यानी कि पहले स्वतंत्र थी, तीनों स्वतंत्र थी, मुंबई, मद्रास, बंगाल तीनों स्वतंत्र प्रेसिडेंसी थी। लेकिन यहां पे क्या किया गया, अब यहां पे ये याद रखना, तीनों का मतलब क्या है, मुंबई, मद्रास और बंगाल, ठीक है। एमबीएम या एमएमबी कर देना। तो तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल एक बनाया गया, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर था उसको इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर है, तीनों का बनाया है। फिर वापस यहां से इस तीन पे फोकस रखना आप, ठीक है। तीनों का बनाया है 73, ठीक है। तो तीनों का गवर्नर जनरल बनाया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। प्रथम गवर्नर इनसे पहले क्लाइव था बंगाल का, तो लेकिन यहां पे जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हो आप, या तीनों प्रेसिडेंसी का सम्मिलित है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। यहां तक क्लियर, ध्यान से समझना, कहीं भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं क्लास के अलावा इस क्लास में अनावश्यक कोई भी बात करने वाला नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास से संबंधित चीजें होंगी, तो आप निश्चिंत रूप से मोबाइल को लगा के एकदम साइड में और आराम से समझ सकते हो। इसके बाद में आपको दूसरी क्लास की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर और क्या किया गया, इसके अंदर कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये स्थापना, ये ध्यान रखना कि कलकत्ता के अंदर, बंगाल की बात हो रही है तो यहां पे बंगाल हाईलाइटेड था, तो कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन इसकी सर्वोच्च न्यायालय और इसको भी जो है वो प्रीवी काउंसिल के अंदर चुनौती दे सकते थे, ठीक है ना। थोड़ी सी बस नॉर्मल ध्यान रख लेना। हालांकि इतना बेहतरीन सवाल मुझे नहीं लगता, बेस्ट सवाल है ये, बनाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें जानकारी के लिए। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है ना। इनके अलावा अब न्यायाधीश कैसे थे, 1+3, तीन और थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश और तीन और न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम याद रखना, एलिजा इम्पे, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, सबसे पहले प्रधानमंत्री, और ये याद रखना है गुप्त समिति की सिफारिश पर लॉर्ड नाथ प्रधानमंत्री थे इस समय, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यावधि थी उसको 1 वर्ष से क्या किया गया, 3 वर्ष किया गया, ठीक है। 3 वर्ष जोड़कर 4 वर्ष किया गया, 1 वर्ष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जो गवर्नर था बंगाल का उसे गवर्नर जनरल बनाया गया, किसका, तीनों प्रेसिडेंसी का, मुंबई, मद्रास और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स था वो। और इसके अलावा याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। बस इतना ही याद, बस शॉर्ट है, कोई ज्यादा ध्यान करने की बात है कौन। इसके बाद में साथियों चलते हैं नंबर 2 पिट्स इंडिया एक्ट पर। और पिट्स इंडिया एक्ट का समय है 1784, ठीक है ना। अब देखो जहां जहां कंपनी लिखा आएगा वहां पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया कि भैया आपके जो राजनीतिक चीजें हैं, आप क्रियाकलाप है वो अलग से मेंशन होंगे, और आपके जो व्यापारिक है और राजनीतिक दोनों को अलग अलग, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब यहां पे तो क्या था, निदेशक मंडल, ठीक है ना, ये क्या था, निदेशक मंडल। और यहां पे कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण मंडल, ठीक है ना। इसका गठन किया गया आपके ब्रिटेन के अंदर ही, ठीक है ना। नियंत्रण मंडल का गठन किया गया। नियंत्रण मंडल का मतलब क्या था कि नियंत्रण मंडल वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रखेगा, नियंत्रण रखेगा, निगरानी रखेगा। एक एक चीज को समझना, यहां से डायरेक्ट पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, यहां पे मैं एक एक प्रक्रिया पूरी समझा रहा हूं। फिर इनको 1784 के अंदर इन्होंने क्या किया कि नियंत्रण मंडल एक बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों जो है निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल 1858 तक अस्तित्व में रहेंगे, उसके बाद में इनको भंग कर दिया जाएगा, ठीक है ना, वहां पे इनकी समाप्ति हो जाएगी। यहां ध्यान देना, नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल। अब नियंत्रण मंडल इन पे कंट्रोल रखेगा, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इसका गठन किया गया। ये आपके पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इतना ध्यान रख लेना, तो इतना ध्यान रख लो तो काफी है। और आज की क्लास में कह रहा हूं आपको हाथों हाथ याद होगी, सिर्फ एक से दूसरी बार भी देख लोगे तो वापस, और एक बार नोट्स बना लोगे, पूरी प्रक्रिया समझ लोगे, आपके दिमाग में ऐसे छपेगी जैसे कि आप इस संवैधानिक प्रक्रिया में कभी प्रत्यक्ष भागीदारी रहे होंगे, ऐसे लगेगा आपको, ठीक है।
अब नंबर 3 अपन पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब अपने पढ़ते हैं 1813 का राजलेख। अब राजलेख कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो इसको चार्टर इसको ही कहते हैं, ठीक है ना। जहां मैं राजलेख लिख रहा हूं यानी राजा का लेख है, तो वो चार्टर यही कहलाता है। स्पेशल कहीं मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फ्लो में अपनी क्लास चलेगी ऐसे ही। अब देखो क्या किया इन्होंने 1813 के राजलेख में, कि पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु भेजा। कारण क्या है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए इसलिए भेजा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो हावी नहीं हो, मतलब ब्रिटिश क्राउन और वो जो ताज वाले जो पीछे बैठे थे ना, उनको भी कहीं ना कहीं भय था, संदेह था कि ये व्यापारिक कंपनी कहीं वहां पूरा कब्जा ना कर ले, वहां हावी ना हो, तो ईसाई मिशनरियों का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने की प्लानिंग थी, ठीक है ना, कि आपका एकाधिकार नहीं रह सकता है। तो इस प्लानिंग के हिसाब से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए यहां पे भेजा। ये प्रश्न बनता है, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त। ये देखो ये है भाई, इनसिक्योर सब हुआ करे, ठीक है ना, कंपटीशन का मामला है, इनसिक्योर सभी रहते हैं। तो यहां पे भी क्या है, ईसाई मिशनरियों को भेजा और ये एकाधिकार इनका समाप्त कर दिया। एकाधिकार समाप्त करने से मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापारिक संबंध बना सकती थी, व्यापार कर सकती थी, ये था पहले। लेकिन अब जो है ये समाप्त कर दिया, कोई भी यूरोपियन कर सकता है वहां से, मतलब ब्रिटिश। और यहां पे क्या किया, चाय और चीन के साथ व्यापार, ये कहा कि ये आपका एकाधिकार है, वो भी समाप्त हुई, आगे जाता वो भी खत्म होना। तो ये आप कर सकते हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। किसने किया है, ब्रिटिश क्राउन ने पीछे से, ठीक है ना। अब देखो, भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष, भारतीयों के लिए शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध वो भी इसके अंदर किया गया। कौन सा है, 1813 का चार्टर है, ठीक है ना, ये 1813 वाला चार्टर है। तो इस स्लाइड के अंदर अपन ने पढ़ा है 1773, 1784, 1813 का चार्टर। और यहां पे लाके अपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार शुरू करके यहाँ पे एकाधिकार समाप्त भी कर दिया है कुछ हद तक। आगे अब जो है पूरा ही टंटोई मेट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हल्के में मत लेना, और यदि शेयर करने की इच्छा है तो रुकने भी मत देना, अपन तरफ कोई मना है कौन, मत है दबान शेयर कर सको, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है वो है 1833 का राजलेख। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने शामिल नहीं किया है। 1833 का राजलेख, 1833 का जो चार्टर है वो उसके अंदर क्या है कि कंपनी का अधिकार साथियों 20 वर्ष तक पुनः बढ़ाया है, ठीक है ना। ये हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि कंपनी का अधिकार या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ाया है, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 1833 वाला चार्टर। तो इस समय, इससे पहले क्या था भाई, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का जो गवर्नर है उसको तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कह सकते हो। अब बंगाल का गवर्नर जनरल देखो दायरा बढ़ रहा है, तीनों प्रेसिडेंसी से बढ़ाकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, पूरे भारत का। ये पूछा जाता है प्रश्न कि भारत का गवर्नर जनरल, और ये भी पूछते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो विलियम बेंटिक था, ठीक है ना। विलियम बेंटिक, सती प्रथा का उन्मूलन भी तो 1829 में हुआ है ना, नियम 17 के तहत, तो वो विलियम बेंटिक के समय हुआ है। तो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, देखो कंपनी का आता भूडी हुई इनमें, ये 1833 वाला जो चार्टर है, इन कंपनी का आते थोड़ी बूंदी यूं हुई है कि देखो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए, व्यापारिक एकाधिकार इसके अंदर समाप्त कर दिए। विधि सदस्यों और विधि आयोग का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ठीक है ना। विधि सदस्यों और विधि आयोग का गठन किया गया, किसके नेतृत्व में, मैकाले के नेतृत्व में, मैकाले के नेतृत्व में। ये पूछे जाते सवाल है, विधि आयोग का गठन, भारत सचिव का गठन, ये सारी चीजें पूछी जाती है। क्यों, भारत सचिव का गठन होगा तो भारत परिषद का भी गठन होगा, तो भारत परिषद का अध्यक्ष ही भारत सचिव था। ये सारे शब्द यदि किसी ने ये पढ़ नहीं रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। विधि सदस्य का गठन किया गया है, जो ये ध्यान रख लेना, आपकी विधि आयोग और विधि सदस्य का गठन किया गया, जो मतलब फिर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती थी, इनकी भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, तो उनके फिर सदस्य बनाते हैं और ऐसे करते हैं। इसका मुख्य जो पॉइंट है साथियों वो ये है कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, जो बाद में 1843 में जाकर समाप्त हुई, ठीक है ना। 1843 में
समाप्त हो गई क्या, दास प्रथा। ये 1833 वाले अधिनियम के अंतर्गत है, ठीक है ये चीज। अब देखो 1853 का राजलेख, ठीक है ना, यहाँ पे जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए पूरे। चाय और चीनी वाला था ना, वो चाय और चीनी का अधिकार भी छीन लिया इनसे, ठीक है। अब देखो ये जो है 1853 वाला साथियों, ये अंतिम चार्टर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो है कि चार्टर जो है यानी कि राजलेख, ठीक है ना, ये अंतिम राजलेख था। फिर क्या है कि कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, कौन से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया जाए। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत जो है यहां से, ये यहां से हो रही है। लेकिन साथियों जो आपके लोक सेवा आयोग है उनकी शुरुआत यहां से नहीं है। लोक सेवा आयोग की शुरुआत 1919 वाले अधिनियम से होगी, ठीक है ना। यहां पे सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम इनके माध्यम से शुरुआत होगी। अब इसके बाद में यहां से नया दौर शुरू होता है, क्योंकि यहां से जो है ताज के अधीन आ जाएगा। अब एक तो साथियों आपके पढ़ने में आता है, देखो अधिनियम पढ़ने में आता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से भी आपके अधिनियम शुरू होने वाले हैं। और एक होते थे विनियम, एक तो अधिनियम और एक विनियम। विनियम क्या थे कि 1858 से पहले जितने भी नियम बनाए जाते थे, जितनी भी विधि बनाई जाती थी, जितने कानून बनाए जाते थे, उन्हें विनियम कहते थे, क्योंकि वो पीछे से बनाए जाते थे, ठीक है ना। भाई जो पीछे मैन करता था उसके द्वारा बनाए जाते थे। इसके बाद में यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा ही ये बनाए जाएंगे आगे, इनकी परिषद के द्वारा, क्योंकि भारत सचिव का गठन हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर इनके द्वारा यही बनाए जाएंगे। इनको कहा गया अधिनियम। यानी कि सीधी सीधी तौर पर बात ये ध्यान रखनी है कि 1858 से पहले जितने नियम बनते थे वो विनियम कहलाते थे। 1858 के बाद बनने वाले अधिनियम कहलाते हैं। और चार्टर क्या होते हैं, राजलेख, राजा की आज्ञाएं सीधी सीधी, यानी कि राजलेख जो है वो चार्टर है। ये चीजें हैं, ये समझनी आप सीधे सीधे पढ़ते हो, ठीक है ना। वैसे तो मैन तो आपको सन याद रखने हैं कि 1833 वाला, 1853 है, 1858 है, क्रम याद होना चाहिए इनका, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगी ये चीजें, लेकिन फिर भी जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज ऐसे है समझने की दृष्टि से, ठीक है ना। अब देखो भारत सरकार अधिनियम 1857 के भयंकर संग्राम हुआ। अंग्रेज पूरी तरीके से हिल चुके थे और ये समझ लिए थे कि भाई साहब थोड़ा थोड़ा बचिया, हाँ नहीं तो अवार तो अपा रहे, प्राण पकड़ उड़ी उड़ेगा, मतलब डंडिया रड़ी उड़ा, मतलब कि अब तो जाना ही था। लेकिन जो है अब बच गए हैं अपन, तो अब इसको सुधारा जाए थोड़ा सा। थोड़ा सा जो है अब संभल जाए तो बढ़िया है। तो उसके ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, उनको ध्यान में रखते हुए ये चीज की गई, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों ध्यान देना कि 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। देखो दो चीजें ध्यान रखना, नहीं तो फिर पूछते रहोगे आपके सर ये हमने तो 1 नवंबर 1858 पढ़ रखा है। जो हस्ताक्षरित जो हुए हैं, जो आज्ञा जो प्राप्त हुई है वो 2 अगस्त 1858 को हुई है, जबकि लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ध्यान रखना लॉर्ड, समझना इस चीज को, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इसकी घोषणा की गई। पढ़कर मतलब ये पूरे बताए गए ये सारे के सारे। तो 1 नवंबर, तो इसको क्या कहा जाता है, इलाहाबाद घोषणा भी कहा जाता है। तो 1 नवंबर 1858 को ये पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, बता दिया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा, यहाँ पे बता दिया गया। ये चीज है, दोनों डेट का डिफरेंस ये है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन ला दिया गया। यानी कि कंपनी का अब यहाँ पे कोई भी इसमें रोल नहीं रहा, अब ब्रिटिश ताज के अधीन है, सीधा का सीधा जो भी फैसले लेने सब डायरेक्ट वहीं से लिए जाएंगे। भारत सचिव और भारत परिषद का गठन किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव था। तो अपन ने इसे आगे अपने विधि सचिव पढ़ा है, विधि सदस्य पढ़ा है, ठीक है ना, 1833 में। यहां पे ध्यान रखना है भारत सचिव, भारत सदस्य, भारत सचिव और भारत परिषद, ठीक है। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहां पे क्या कर दी गई, समाप्ति। सबसे पहले अपन निदेशक मंडल पढ़ा 1773 के अंदर, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ा
तो इन दोनों की यहां पे कर दी गई समाप्ति, और अब सीधा का सीधा ताज के अधीन है यहां पे, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय, यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके से ब्रिटिश जो क्राउन था उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। पहले तो ये कंपनी के अधिकारी के रूप में काम करते थे, लेकिन अब जो है कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, इसलिए ये यहां से वायसराय कहलाए। क्यों है चीजें, आज मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि क्यों है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां से ये वायसराय कहलाए, ठीक है। भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने ये चीज, आप क्लास देखते हो लिखना है इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा आलसी हूं, आप आलसी मत बनना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां कि जो शिक्षित वर्ग था उनके द्वारा इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय शिक्षित वर्ग जो था उनके द्वारा इसे 1858 वाले अधिनियम को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र ही होता है, ठीक है ना। मूल अधिकार में अपन ने पढ़ा भी था पहले वाली क्लासेस में, आगे पढ़ेंगे। और ये था यहां तक का सफर, ठीक साथियों। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 1858 के एक्ट तक का सफर अपना तय हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, जो मेन चीजें हैं, जो मुख्य 3 अधिनियम है 1909, 1919, 1935, बिल्कुल बने रहना है, कहीं भी हिलना नहीं है। खबरदार तो इस क्लास के बीच में कोई हिला भी, ठीक है, क्योंकि सवाल निश्चित रूप से बनने हैं। और ये क्लासेस आपको इस तरीके से कोचिंग में भी, क्या पता, मैं तो देखो देखी नहीं है कि पेड कोर्स में कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते। मैं तो मेरा वो ध्यान रखता हूं कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है। पता नहीं देते हैं, कोई नहीं देते, लेकिन ये क्लासेस जो है यदि आपको पेड कोर्स में भी मिलती है तो आप वहां पे ये मान लेना कि आपसे किसी ने पेड कोर्स के अंदर 2000, 2500, 3000 रुपए लिए तो पैसा वसूल है, यदि इस तरह की आपको क्लासेस वहां दी जा रही है, ठीक है। ये बात वहां पे भी दिल खुश हो जाएगा आपका कि पैसे भी दिए हैं तो भी कोई गम नहीं है, ठीक। अब देखो 1909 का अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब इनके नाम याद रखने, भारत परिषद वाला जो है मार्ले मिंटो, ठीक है, ये क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे अब पीछे पीछे अपन ने भारत सचिव का पद गठित कराया है, तो यहाँ पे भारत सचिव के पद पर था मार्ले, ठीक है, सुनो, मार्ले, मार्ले था, वायसराय था मिंटो, दिमाग की बत्ती जला ले, ठीक, मार्ले मिंटो, ठीक है। दिमाग की बत्ती तो बहुत चली है इनकी, बहुत दिमाग की बत्ती जबरदस्त चली है, ठीक है ना। मार्ले मिंटो, इसलिए इसको क्या कहा गया, मार्ले मिंटो अधिनियम। याद रहेगा ना, याद रहना ही चाहिए, क्योंकि आगे आएगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, वो भी यही है, भारत सचिव और वायसराय, ठीक है ना। इनके नाम से ही ये अधिनियम जाने गए। तो वैसे सन से याद रखना, ऐसे भी याद रखना है, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। अब देखो इन्होंने क्या किया बेटे, दिमाग तो बहुत चलाया है इन्होंने क्या किया कि मैं मुख्य मुख्य चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक, ये जो शब्द डाला है ना यहां, यहीं पे इन्होंने पंगा किया है पूरा पूरा। व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया। अब दिखती बात है कि जो है प्रादेशिक चुनाव हेतु, ठीक है ना, यानी प्रदेशों के प्रांतों के जो चुनाव होंगे उनके लिए ये सांप्रदायिक प्रणाली को अपनाया। सांप्रदायिक का मतलब क्या है कि संप्रदाय के अनुसार बांट दिए कि भाई आप हिंदू हैं तो आपका इतना प्रतिनिधित्व, आप मुस्लिम हैं तो आपका इतना प्रतिनिधित्व। इससे पहले भारतीयों के दिमाग में ये बात थी नहीं कि भाई ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये थी नहीं। ये मार्ले मिंटो जो आए ना, दिमाग की बत्ती जला दे, इन्होंने ये बात यहां पे डाल दी कि भैया आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करें, आप हिंदू हैं, आप हिंदुओं का करें। सांप्रदायिकता के बीज यहीं पे डाले गए, ठीक है ना, सांप्रदायिकता के बीज यहां से डाले गए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, उनके अंदर लड़ाई करवाने वाले ये मार्ले मिंटो थे, ठीक है ना। अब देखो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो है लड़ाइयां होती है। अब देखो फिर क्या है कि सीधी सी बात क्या है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जाए। ये चीज इन्होंने, मतलब एक दिमाग में जो है लोगों के बात डाली कि भैया ये चीज आप लोगों के लिए पृथक है। भाई भाई थे, लेकिन अब आपको कहा कि आप तो अलग हैं, आपका धर्म अलग है, आपका संप्रदाय अलग है, आप अलग से लड़िए। भाई बात किसी के दिमाग में कोई विरोध भी करता है, कोई किसी के तो दिमाग में जचती भी है। तो इस तरीके से इनकी नीति क्या थी, यहां पे इनकी नीति थी कि फूट डालो राज करो, दो भाइयों के बीच में फूट डालो। जब तक ये एक है हम शासन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में देख लिया था, चखा था स्वाद बराबर का। हिंदू मुस्लिम अपने कंधे से कंधा लड़ाकर मतलब मिलाकर लड़े थे, ठीक है ना।
बहादुर शाह जफर शासक घोषित किया था, वक्त का सेनापति था, मंगल पांडे शहीद हुआ था, खान अपने कुंवर सिंह शहीद हुए थे 80 वर्ष की उम्र में, हिंदू मुस्लिम सभी, बेगम हजरत महल ने मुकाबला किया, रानी लक्ष्मीबाई ने मुकाबला किया, सभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। लेकिन सांप्रदायिकता का बीज यहां पे रोपा गया है कि अब आप, इनको पता है कि इनके बीच में फूट नहीं डाली तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है। इन्होंने डाली फूट और उसके बाद में फूट डालो राज करो, दो भाइयों को बिठा दो, उसके बाद में खाना अपन को ही है। ये नीति थी यहाँ पे। इसलिए कह रहा हूं दिमाग की बत्ती जला दे। इन्होंने है ना दिमाग की बत्ती बहुत चलाई है, तो यहाँ पे इनकी नीति थी फूट डालो राज करोगी, ठीक है। और मिंटो भाई साहब देखो दिमाग की बत्ती जला दे, यानी कि आपको ये याद भी करना है कि एक ये पूछा जाता है कोटेशन कि हम नाक दंत बो रहे हैं, नाक दंत बो रहे हैं, नाक के सांप के दांत, ठीक है ना, इसका विष का जो प्रभाव है वो बाद में देखने को मिलेगा कि हमने ये नाक दंत यानी कि सांप्रदायिकता की बात इनके दिमाग में डाल के हमने नाक दंत बो दिए हैं, इसका प्रभाव अब भविष्य में देखने को मिलेगा। एडा हाय, ठीक है। तो हम नागदंत बो रहे हैं जिनके परिणाम भीषण होंगे, इन्होंने कहा। किसने कहा? मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा, व्हाट्सएप किया, ठीक है ना, मिंटो ने। क्यों मार्ले ने मिंटो को क्यों नहीं किया? क्योंकि मिंटो यानी दिमाग की बत्ती। हाँ, तो मिंटो ने मार्ले को लिखा, यह भी आपको ऐसे याद रखना है। समझ में आई? मुख्य बात 1909 वाले अधिनियम की थी कि सांप्रदायिकता के बीज यहां पे बो दिए थे, ठीक है ना। और देखो और क्या है, सर्वप्रथम भारतीयों को भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया, वो भी एक इसका ही अंग था। इससे पहले भारतीय इनके हिस्सा नहीं हुआ करते थे, तो ये भी इसका एक अंग था कि ये बनाया गया। तो ये मुख्य बात इसके अंदर यही पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। इतनी याद है तो समझ लो कि आप काफी स्टूडेंट से बहुत आगे हो। आते हैं अब अगले पॉइंट पर, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है इसे। अब देखो भारत सचिव तो थे मॉन्टेग्यू और वायसराय थे चैम्सफोर्ड, इसलिए इसे क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी चीजें, मेरे समझाने और सामर्थ्य तो ही है दोस्तों, ठीक है ना। और कोशिश यही है कि जो चीज बहुत कठिन है, खूब कठिन लगती है, मैं खुद भी स्टार्ट में पढ़ता था ना, तो विकेट बहुत बार क्लीन बोल्ड हुए, सीधी यॉर्कर आती थी, समझ में नहीं आती। समझने की कोशिश है कि ऑथेंटिक पुस्तकें बहुत सारी, उसके बाद में मतलब जब चीजें क्लियर हुई है तो उसके बाद में चाहे मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद भी पढ़ाता हूं, मेरे लिए वो कंसेप्ट क्लियर ही रहता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे यहां से पढ़ने वाला हर विद्यार्थी अपना कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करके साथ में याद करता हुआ आगे बढ़े, ठीक है, यही उद्देश्य है। अब देखो, अब आते हैं अपन 1919 वाला, ठीक है। तो इसमें साथियों ध्यान रखना कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग यहां पे हुआ है, ठीक है ना। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की बात की गई है, वो 1919 के अधिनियम के अंदर की गई है। यहाँ पे भारत सचिव का जो खर्च है साथियों, इससे पहले है ना भारत सचिव का जो गठन किया गया था उसका खर्च जो है भारतीय राजस्व से देना पड़ता था, लेकिन यहाँ 1919 के इस अधिनियम के अंदर भारत सचिव का जो खर्च है वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया 1919 वाले में, ठीक है। सर्वप्रथम हाई कमिश्नर, और हाई कमिश्नर क्या था? भारत सचिव के सहायता के लिए। किस लिए था? भारत सचिव का सहायक। सर्वप्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई यहां पे, ठीक है। सर्वप्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति इसके अंतर्गत। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। कभी भी ये मत समझना कि यहाँ पे सांप्रदायिक प्रणाली को समाप्त कर दिया 1919 वाले में, कि 1909 में शुरू किया और यहाँ पे समाप्त कर दिया। क्यों? समझो इस चीज को। सांप्रदायिक प्रणाली का इसमें विस्तार किया गया कि भाई एंग्लो इंडियन के लिए अलग से प्रावधान कर दिए गए, यूरोपियन के लिए अलग से, ईसाइयों के लिए अलग से, सभी को और मतलब सांप्रदायिकता का और यहाँ पे क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुधार किया गया, ये नहीं है, ठीक है ना, विस्तार कर दिया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रांतों का पूछते हैं आपको तो 1919 का है, और केंद्र का पूछे, केंद्र में द्वैत शासन पूछे तो आपके 1935 का अधिनियम है। प्रांतों में पूछते हैं तो प्रांत पहले है, ठीक है ना, प से प्रांत, प से पहले, तो 1919 के अधिनियम में है। और
बाद में जो है केंद्र के अंदर यदि किया गया ये पूछा जाए तो 1935 का अधिनियम। अब देखो और क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक, वैध शासन और द्विसदनात्मक विधायिका दोनों अलग चीज है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, यानी कि दो सदनों की व्यवस्था की गई, उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे राज्यसभा लोकसभा है ना, उसी तरीके से उच्च सदन और निम्न सदन की व्यवस्था की गई। देखो सबसे पहले नंबर 1 उच्च सदन, नंबर 2 निम्न सदन। उच्च सदन था उसे कहा गया राज्य परिषद। राज्यसभा लोकसभा पढ़ते हैं अपन, बस लिंक करो और याद करो। राज्य परिषद को कहा गया उच्च सदन, और विधानसभा की गई, ठीक है ना, केंद्रीय विधानसभा थी ये, इसको कहा गया निम्न सदन। अब इसमें जो है कुछ जो सदस्य थे साथियों वो निर्वाचित थे और कुछ सदस्य नामांकित, यानी कि आप मनोनीत कह सकते हो, ठीक है ना। तो उच्च सदन जो था उसमें सदस्यों की संख्या थी 60। निम्न सदन जो था उसमें सदस्यों की संख्या थी कुल 145, ठीक है। उच्च के अंदर 60, निम्न के अंदर 145। अब यहां पे इसमें जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या थी 34, और बाकी जो शेष सदस्य थे वो नामांकित थे, ठीक है। शेष यानी कि 26, मेरी गिनती इतनी है, आप माइनस करके देख लेना। शेष जो सदस्य थे वो 26 थे, और इनका कार्यकाल साथियों 5 वर्ष था। एक स्लाइड में ही आपके पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे निम्न सदन के अंदर जो निर्वाचित सदस्य थे वो 104 थे, और शेष जो थे बचे वो नामांकित है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष था। और यदि यहां पे ये जो है साथियों 145 है, और NCERT के अनुसार 144 है। देखो सब चीजें बता रहा हूं, NCERT के अनुसार 144। बात ऐसी है साथियों, पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, ये बात है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप जैसे दुनिया चल रही है उस डर्रे पर चलो, मैं ये कहूंगा कि आप पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। मैं इसलिए यहां पे 145 भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि सही ये है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में ये दे रखा है। अब ऐसा नहीं है कि गलतियां कहीं नहीं आती। अब आयोग एनसीईआरटी को देखकर पेपर बना दे, 144 को सही मान ले, मेरे को बताना जरूरी है। एनसीईआरटी के अनुसार 144 दे रखा है, बाकी जितने भी आप किताबें उठाकर देख लो पॉलिटी की, बढ़िया से बढ़िया बेस्ट से बेस्ट, वो 145 बताएंगे। तो दोनों चीजें क्लियर की है। ऑप्शन यदि दोनों आते हैं तो आप लोगों के लिए समस्या दुविधा ये रहेगी कि प्रश्न डिलीट होने की ओर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन होगा या नहीं 100% नहीं बताऊंगा, मैंने दोनों पक्ष बता दिए हैं, निर्णय करना आपका काम है, ठीक। मैं ये नहीं कह सकता कि एनसीईआरटी में ये दे रखा है तो मैं आपको सही जो है वो बताऊं ही नहीं। हर क्लास के अंदर मैंने जो सही है वो बताने की कोशिश की है, चाहे कहीं भी कुछ भी दे रखा है, लेकिन उन सभी का संकलन करके जो सही जो निकल के चीज आती है वो बताने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये चीज है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष, और ये सारा प्रावधान किसके अंदर है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। ये स्लाइडें याद हो गई तो बहुत काम आएगी, ठीक है ना। चलिए, अरे भैया बड़ों की गण हो गया 1919 को अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, आपका नंबर हो गया। चलिए, हाँ 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम। 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम है जिसको आधार बनाया गया था अपने भारतीय संविधान का, ठीक है ना। ये 1935 का अधिनियम है। 4 अगस्त 1935 को इसकी अनुमति यानी कि स्वीकृति मिली थी। सबसे अंतिम अधिनियम है, सबसे बड़ा है, सबसे जटिल दस्तावेज था ये, ठीक है ना। बहुत सारे इसके अंदर अनुच्छेद वगैरह ये थे। इसके अंदर साथियों 321 अनुच्छेद थे, याद करवाऊं। एजी ओजी लोजी सुनोजी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 3, 3 2 का 1। माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन। 3 2 का 1। अब कई विद्वान साथी ये कहेंगे कि सर उसमें 3 2 का 1 नहीं था, 4 2 का 1 था। अरे भैया ये क्लास मेरी, संविधान मेरा, नियम मेरे इस क्लास के, ठीक है। मेरे लिए वो 3 2 का 1 है, तो आपको याद रखना है, तो आपको भी वो 3 2 का 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूं मैं जो तुम भी करो जी, 3 2 का 1, ठीक है। यानी 3 2 1। अनुच्छेद कितने थे, 3 2 1। अनुसूचियां थी 10 और भाग थे 14। याद कर लेना, मजा आएगा। संघीय सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। फेडरल संघीय सरकार की स्थापना, यहां पे स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है ना। लेकिन ये असफल होगा आगे जाकर। कारण यह है कि देशी रियासतों के जो राजा थे वो सदस्य बने ही नहीं, ठीक है ना। ये
असफल हो जाता है, बाद में प्रस्ताव रखा गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई 1935 वाला। देखो यहाँ पे ये जो है संघीय सरकार के प्रस्ताव असफल हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांतों के अंदर जो है नियम वगैरह जो प्रांतों को अधिकार दे दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1937 से यहां से अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है ना। 1937 वाले जो आपके आगे जो चुनाव आएंगे वो चुनाव भी इसकी ही देन थी, 1935 वाले अधिनियम की, जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पूरे चुनाव व्यवस्थित तरीके से आपको बताए हैं। ठीक है ना। तो 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन और संघीय सरकार का प्रस्ताव, ठीक है ना, बनी नहीं, प्रस्ताव रखा। केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। अब क्योंकि यहां पे प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है, प्रांतीय स्वायत्तता दी है, तो शक्तियों का विभाजन तो करना ही पड़ेगा कि प्रांतों के नियम प्रांत बनाएंगे, केंद्र के नियम केंद्र बनाएंगे, और जहां पे दोनों का नहीं चलता है वहां पे समवर्ती वो वाले लागू हो जाएंगे जिसमें केंद्र को प्राथमिकता रहेगी। यही है संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची जो आपके आती है वो है। तो संघ सूची में साथियों 59 विषय थे, प्रांतीय सूची के अंदर 54 विषय थे और समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय थे। ठीक, ये चीज कहां से की गई? 1935 के अधिनियम से। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली के अंदर, जिसने कार्य जो शुरू किया है वो 1 अक्टूबर 1937 से किया है। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1937 से किया है। इसमें न्यायाधीश तो थे साथियों 1+6 और 6 अधिकतम, यानी कि अधिकतम न्यायालय अन्य न्यायाधीश जो थे वो 6 हो सकते थे, और इन 6 में से भी 2 भारतीय थे, सबसे पहले वाले में। ठीक है, इन 6 में से 2 भारतीय थे। ठीक है ना, याद रखना 1+6। तो इसमें जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था साथियों वो आपके सर मॉरिस ग्वेयर था। ठीक है ना, सर मॉरिस ग्वेयर। यहाँ पे सर मॉरिस ग्वेयर है, वहां पिछली पहली स्लाइड में अपन ने सर एलिजा इम्पे किया था। ठीक है ना, वहां 1+3 करके आए थे, यहाँ पे 1+6 है अधिकतम। ठीक है ना, ये है। तो ये चीजें जो है साथियों ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत है। अब यहाँ पे अपन ने संवैधानिक विकास को बड़े तरीके से पढ़ा है, और इस चीज के अंदर यूं है साथियों, प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, और बहुत लेवल की क्लास है। यदि आप आरएस की तैयारी, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये क्लास जो है ना साथियों ये रामबाण साबित होगी। ठीक है ना, रामबाण साबित होगी। इसमें से आप इसको पढ़ने के बाद में आपके पास चाहे कोई भी पुस्तक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी हो या कोई नहीं, जो भी पुस्तक है आपको उसको पढ़ोगे, आप लोगों के दिमाग में इतना क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा वास्तव में ये कि यार ये सब इतना इजी है, और हमको ऐसा लग रहा था हमें याद ही नहीं हो रहा, और ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चली है, हमारे सवाल गलत हुए जा रहे हैं, हमारे से कोई अभ्यास में सवाल सही नहीं हो रहे, ये फलाना ढिमका वो। लेकिन इसको पढ़ना, इस क्लास को समझना, इसके बाद में आप अच्छी तरीके से अभ्यास करना, आप उसको जो पुस्तक है उसको पढ़ लेना, इसको नोट्स में बदल देना, बढ़िया रहेगा, भलाई आपकी है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, वो वाली बात है। तो बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाओ, करो। बाकी आप लोगों के लिए अभ्यास सीरीज दे रखी है, पॉलिटी की जो अभ्यास सीरीज एसएसटी की है वो टाइप हो रही है, तो जब टाइप हो जाएगी तब आपको दे दी जाएगी सेकंड ग्रेड एसएसटी की। बाकी अभी तक जो सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो टेस्ट सीरीज दी गई है साथियों वो ये दी गई है, देख लेना, इसमें ये पीडीएफ भी दूंगा, और बाकी ऐप पे विजिट करके आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। और ये तो है ही आप लोगों के लिए, ये आजीवन ऑफर है। ठीक है ना, कि वैलिडिटी इसकी 2023 तक रहेगी, और जो भी आरबीएससी यानी 3rd ग्रेड के जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भले इसको बिल्कुल ज्वाइन कर ले, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसको इस तरीके की टेस्ट सीरीज बनाएंगे साथियों कि लगभग जो है प्रश्न आपको लगेगा कि वास्तव में सर कहीं ना कहीं से प्रश्न यहीं से बने हैं। ऐसी लगभग मैं महीने भर में पुस्तक लेखन से फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद में इसको बहुत तबियत की अपडेट करेंगे, और मैं खुद अपडेट करूंगा, इसलिए इसको अभी तो वैसे टेस्ट आपको सारे दे दिए इसमें, लेकिन इसको बहुत तबियत की अपडेट करने का विचार है। और अपडेट ऐसी करेंगे कि आप लोगों को वास्तव में लगेगा कि सर ने इसके जो 51 रुपए लागत मूल्य कहकर लिए वो भी मतलब बहुत कम है। एक तरह से यूं समझो कि फ्री जैसी ही साबित होगी आप लोगों के लिए। और पॉलिटी के जो टेस्ट है साथियों, जो ये दोनों टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करेगा उसके लिए कभी भी ज्वाइन करेगा, दोनों टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन की हुई है उसको राजस्थान पॉलिटी के टेस्ट, इसमें वो भी महीने भर बाद जुड़ेंगे, लेकिन राजस्थान पॉलिटी के टेस्ट भी इनमें ही आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा के लिए, वैसे इसमें ऑफर देने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन ये चीजें आप लोगों के लिए हमेशा के लिए अपने प्रयासों में शामिल रहेगी। और इसके अलावा जो है सेकंड ग्रेड एसएसटी की गाइड साथियों आप लोगों को ऑलरेडी दे रखी है, और
वो अपनी चमन प्रकाशन के नाम से ही आ रही है। तो जो भी सेकंड ग्रेड की सब्जेक्ट की जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जीके की भी गाइड दे रखी है और सेकंड पेपर की भी अब मार्केट में आ गई थी, काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो अभी सभी जगह जहां भी बुक स्टॉल, सभी जो मुख्य बुक स्टॉल है सब पूरे राजस्थान में, वो सभी जगह उपलब्ध है। तो जो इच्छुक है, तो यदि वो कोई भी बुक लेते हैं तो उससे पहले उसका अवलोकन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने लिखी है आपको लेनी है, आप अवलोकन कर सकते हैं कि इसके अंदर कैसा कंटेंट है। तो आपको अच्छी लगती है, आप बिल्कुल उसके साथ में जा सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। बाकी अपनी क्लासेस, अपनी टेस्ट सीरीज, वो सारी की सारी ऐसे ही जारी रहेगी साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।